चाहते थे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट आदिवासी स्टडीज़ के लिए बने दिल्ली में, जैसा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ हैं या वगैरह वगैरह इस प्रकार का। और मुझे लगता है कि अभय के बारे में बोलना मैं अप्रोप्रिएट नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ में मेरा उसके साथ इंटरेक्शंस हुआ नहीं। मेरा सबसे पहला इंटरेक्शंस बानी से हुआ था, जब वो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में थी और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था और मैं बोर्ड में था, तो मुलाकात होती थी। तो उसी समय मुझे लगा बानी खाखा है। मैंने खाखा कौन है, ये मेरे दिमाग में सब उसमें उठता था कि वो खाखा कौन है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुआ, क्योंकि वो थे नहीं है उस समय मेरे ख्याल में। और मैं 211 से मैं दिल्ली से बाहर चला गया, तो जब वो दिल्ली आए तब मैं दिल्ली में था नहीं, इसलिए मेरी मुलाकात पहली बार उनसे 218 में एक सेमिनार में, जो एक फोरम हम लोगों ने शुरू किया है, बेसिकली नोन एज ट्राइबल इंटेलेक्चुअल कलेक्टिव। तो आइडिया ये था कि जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो आदिवासी या ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट के या सेंट्रल इंडिया के कहीं के भी लोग जो आ रहे हैं, तो हमें लगा था कि जब यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको बहुत सारी दिक्कत होती है आर्टिकुलेशंस का, अपने आइडियाज़ को सेव करने का, एक प्रेजेंट करने का। तो ये हमें लगा था कि एक बहुत बड़ी समस्या हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक प्रकार का प्लेटफॉर्म हम खड़ा करें, और वही प्लेटफॉर्म हमने कंसीव किया था अराउंड 2009। और क्योंकि उस समय आदिवासी टीचर्स भी बहुत कम थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं थे, थोड़ा सा कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन जेएनयू में आ गए थे और पर्टिकुलरली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस वगैरह में था। तो 209 में हमने एक सेमिनार जो सोशल एक्सक्लूजन, एडवर्स इंक्लूजन का वो किया था। तो मैंने यही कोशिश की थी, जो भी देवनाथन मेन थे, मैं उसके साथ था। मुझे लगा कि एक ऐसा मौका है जब आदिवासियों को जहाँ भी हों, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हों, एक मौका देना चाहिए। तो उसी में काफ़ी लोगों को निमंत्रण दिए थे, बारे सभी लोग आए। तो उसी में हम लोगों ने ट्राइबल इंटेलेक्चुअल कलेक्टिव फॉर्म किया था। तो इसकी एक मीटिंग 218 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में हुई थी। तब पहली बार मैंने अभय से मेरी मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात भी बहुत ही शॉर्ट था, क्योंकि सिम्पोजियम सेमिनार था तो लोग बहुत सारे होते हैं। और मैं आया और नेक्स्ट डे में चला गया, क्योंकि मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हुआ करते थे गुवाहाटी में। तो ऐसा कुछ बात हुआ नहीं। और जब मैं 218 दिसंबर में दिल्ली आया, तो 219 से थोड़ा सा उनसे मुझे बातचीत का मौका मिला। और पहली बार हमने उसके साथ एक क्या कहें, क्वालिटी टाइम और एक इंटीमेसी टाइम मैंने बिताया उसे। वो 220 जब भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो उस समय अभय से काफ़ी देर तक, करीब 2-3 घंटे हम लोगों ने काफ़ी देर तक चर्चा किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक किताब एडिट कर रहा हूँ, तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए। मैंने कहा जो भी हमारे आदिवासी लोग कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हमसे हो सकता है तो मैं ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगा। तो उसके बाद वो परसू नहीं किया। सडनली अक्टूबर 2019 में उन्होंने एक ईमेल भेजा कि किताब है, आप अपना पेपर भेज दीजिए। तो मैंने पेपर तो भेज दिया, बीच में 220 में उनके देहांत हो गए, तो मैं भी भूल गया था। तो सडनली गणेश देवी का एक दिन चिट्ठी आ गया, ईमेल आया गया कि आप जो है किताब लिखे, एक आर्टिकल दिए हैं, तो इसको आप अपडेट कीजिए। तो मैं घबरा गया। मैंने गणेश देवी को तो मैंने कोई किताब में कोई आर्टिकल भी नहीं दिया था, तो ये कहाँ से आ गया। तो फिर उनको मैंने कहा, मैं यहाँ तक मेरी मेमोरी है, मैंने आपको कोई आर्टिकल नहीं दिया, आपसे मिस्टेकन कर रहे हैं। तो इसलिए तब उन्होंने लिखा, नहीं आपने अभय जी को दिया था। तो अभय जी तो अभी है नहीं, तो मैं उसको एडिट कर रहा हूँ। तब मैंने कहा अच्छा समझ में आया ना। अभय जी से जो मुलाकात हुई है, मैंने अपने लाइफ में मैंने कहा कि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट आदिवासी इमर्जिंग स्कॉलर एंड एक्टिविस्ट इमर्ज हो रहे थे। नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली इज ए फैंटास्टिक माइंड। एक हार्ट उसकी एक सही जगह पर थी, और एक लोगों के साथ इन्वॉल्व होना,
उनके राइट्स, उनके दुख और उनका जो मुद्दा है उस पर इन्वॉल्व होना। और उसने केवल एक आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं था, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल से भी, उनके लाइफ स्ट्रगल से भी उनके मुद्दे से वो जुड़े हुए थे। साथ साथ उस मुद्दे को अपने राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि उनको लिखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला और उसका बहुत जल्दी उनका गुजर गया यहाँ से। तो मुझे लगता है कि एक बड़े परिपक्व, मैच्योर, बड़े ही अच्छे इमर्जिंग एक आइडियोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के हिसाब से इमर्ज ज़रूर हो जाते हो। मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर लेकिन उसमें क्या आधे जो उसके पेपर मैंने देखा था वो पर्टिकुलरली उस इशूज़ पर ज़्यादा इंट्रीगेट करते थे जो कि लार्जर कैनवस है। जैसा कि ट्राइबल सब प्लान जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था आदिवासियों का लाइवलीहुड, आदिवासियों को डेवलपमेंट स्टेटस उठाने के लिए। उस पर उसने अपने लिखा और उसको चाह रहा था कि उसको कैसे इसको पॉलिसी के हिसाब से और इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से इसको पुश किया जाए। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो आई थिंक सभी लोग समझते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने पास किया, जो कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश की गई और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और अभी बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। एक तो पेशा कानून आया था 1996 में और अभी करीब करीब कितने 25 साल तो हो ही गए उसका आया हुआ कानून का, लेकिन उस कानून में अभी भी आप कहेंगे 6 स्टेट को छोड़ के रूल्स भी नहीं बने हैं। तो और जो रूल्स नहीं बने हैं वही स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। आपका उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, और आपका मध्य प्रदेश हुए। यही कुछ स्टेट्स हैं जो कानून अभी रूल्स ही नहीं बनाए हैं। तो बिना रूल्स के आप पेशा कानून के, तो ये सब चीज़ों पर अभय जो हैं काफ़ी चिंतित थे, उस पर उनके लिखते थे और उनका पर्सपेक्टिव जो था वो एकदम रूटेडनेस था, क्योंकि वो ग्रास रूट से आते थे, उनका अपने एक्सपीरियंसेस थे। तो उसी एक्सपीरियंसेस से वो अपना पूरा आदिवासियों की जिस प्रॉब्लम है, आदिवासियों को जो इशूज़ हैं उसी ढंग से वो देख रहे थे। उसके बावजूद वो मैंने अभय में मैंने जो भी देखा, मैंने देखा कि वो बहुत डेयरिंग भी थे, बहुत डेयरिंग थे, बहुत कमिटेड थे, बोल्ड थे। उनको ये भी हिचक नहीं होती थी कि जो उनके आइडिया हैं या जो उनके विचार हैं वो दूसरों के विपरीत भी जा सकता है, लेकिन वो अपने विचार रखने में वो कभी भी सहमत नहीं, अपने विचार बहुत उड़ सा रख लेते थे। तो एक वो था और एक उसमें ये भी था कि जो आप बडिंग स्कॉलर्स हैं उसको कैसे एक साथ लाया जाए, ग्रूमिंग किया जाए, कैसे उनके। और मुझे लगा है कि जो भी मैंने बाद में जब मैं दिल्ली आया उनसे बातचीत हुई है, जो भी मैंने इंटरेक्शन किया बाकी लोगों से, तो मुझे लगा कि वो जो है आदिवासियों में एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर दिए थे। एटलीस्ट दिल्ली में मैंने देखा है जेएनयू वगैरह में उन्होंने एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर दिया था आदिवासियों में कि हाँ वो कर सकते हैं, वो रिसर्च में और राइटिंग में वगैरह कर सकते हैं या वो अपने को असर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस उन्होंने जनरेट किया, ये उनके जाने से बहुत बड़ा वैक्यूम अभी यंग लोगों में वो आ गई है। और यही है कि उसको क्या कहते हैं, एक उनके विचार थे कि उसके बाद 2-3 बार हम लोगों के बाद डिस्कशन हुई, तो चाहते थे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट आदिवासी स्टडीज़ के लिए बने दिल्ली में, जैसा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ हैं या वगैरह वगैरह इस प्रकार का। एक समय में जब बी डी शर्मा थे तो ये कहा जाता कि व्हाट इज़ कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ की बातें हो रही थी। तो ये सब इमेजिनेशन उनके में था और वो चाह रहे थे कि, और हम लोगों ने 2-3 बार डिस्कशन भी किया था, मैं भी उनके साथ में था, कुछ आइडिया दिए थे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने साहस तो है नहीं है, ये तो सबसे बड़ा फंड की प्रॉब्लम है। तो लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनका एक नेटवर्क था, उन्होंने एज एक्टिविस्ट, एज डेवलपमेंटल प्रैक्टिशनर्स उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है। और वो कह रहे थे कि मैं इसके लिए ज़रूर फंड रेज कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन हमको इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
तो यही एक स्वप्न था उसका कि आदिवासी के स्टडीज़ के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट अगर हम यहाँ बना सकते हैं, और ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए जो केवल रिसर्च नहीं कर रही है लेकिन वो एकदम ग्रास रूट के साथ कनेक्टेड रहेगा। एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या आइडियाज़ यहाँ हो रही हैं, लेकिन ये आइडियाज़ जो हैं ऑर्गेनिकली जो हैं लिंक्ड रहेंगी, जो ग्रास रूट एक्सपीरियंस, ग्रास रूट मूवमेंट, ग्रास रूट रेसिस्टेंस जो हो रही है उससे वो लिंक करना चाहते थे। और वह मुझे भी लगा था कि बहुत ही फंटास्टिक आइडिया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बीच में गुजर गए और जो आइडिया ही रह गया है, और इसको आगे लेना अभी इतने सहज नहीं है, क्योंकि आदिवासियों की स्टडीज़ के लिए पर्टिकुलरली जो हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया के लिए इस प्रकार का इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक वैक्यूम है। और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स मेरे अपने विचार में है कि जो हालत आदिवासियों के पेनिनसुला में और पर्टिकुलरली जो हम कहते हैं 5th शेड्यूल में, ऐसा हालत कहीं दूसरे पार्ट ऑफ आदिवासियों का नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आधा जीवन बिता लिया है, टीचिंग मैंने शुरू किया, और जब मैं वहाँ के लोगों को देखता हूँ और यहाँ के लोगों को देखता हूँ तो मुझे आकाश पाताल का अंतर है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप लेवल ऑफ लिटरेसी लीजिए, पीपल गोइंग फॉर हायर एजुकेशन ले लीजिए, आप ले लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में कैसे हो जा रहे हैं, और आप अपने लोगों को देख लीजिए छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, आपको बिरले ही आपको मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और तो इसका तो विश्लेषण करना ज़रूरी है, लेकिन कहने का मतलब वैक्यूम है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस इशूज़ पर लिख रहे हैं, जैसे नंदिनी जी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, और बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों का मुझे बहुत वो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत टिपिकल अभी भी लगता है कि 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी के हिसाब से कभी एक प्रकार का एक पर्सपेक्टिव्स नहीं ला पाए हैं। और जो भी के आदिवासी स्टडीज़ का, ट्राइबल स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है। दलित स्टडीज़ को ले लीजिए जो बहुत कम बाद में आया, वो सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी, उसी के बाद तो लोग दलित का वो होने लगा। वीमेन स्टडीज़ 1980s में, अब देखिए किस प्रकार का उन्होंने एक उस अपने विषय पर, वीमेन इश्यूज़ पर, दलित स्टडीज़ पर वो कर दिया है, लेकिन आदिवासी उसका उस प्रकार का चीज़ें हुई नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बहुत हम लोग जो यहाँ हैं हम उसी चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अभय का जो एक विज़न था, एक इमेजिनेशन था कि भाई हम एक ऐसे एक इंस्टीट्यूट टाइप का अगर हम सेटअप कर सकें जहाँ की आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स, लुकिंग एट जो भी होगा, और ग्रास रूट से कैसे उसको हम कनेक्ट करेंगे, अगर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं तो बहुत वो है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी भाई जी थे वो एक आदिवासियत की बातें बहुत करते थे, आदिवासियत क्या, और आदिवासियत के हिसाब से वो यही उनका होता है कि एक फिलोसॉफिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव रहता है। और उसे आदिवासियत को हिसाब से देखने के लिए फिर वो कभी कभी ज़्यादातर उन्होंने क्या होता है, एक आजकल एक वो आ गया है कि पर्टिकुलरली वेस्ट में डीकोलोनाइजिंग, जो कोलोनाइजिंग मेथड थे, जो हम उस पर्सपेक्टिव से हम लोग सबसे सोचते हैं उसको कैसे हम लोग अप्स एंड डाउन करें, और कैसे हम लोग जो हैं जो ग्रास रूट के और आदिवासियों के जो हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे उस पर्सपेक्टिव से कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ उनके कुछ आइडियाज़ थे, कुछ विचार थे, जो मेरे बहुत शॉर्ट इंटरेक्शंस में मुझे यही सब कुछ मिले थे, और जो कि इस आइडिया मुझे अपने ही विचारों से बहुत मेल खाते थे। तो हम लोग के काफ़ी अच्छी डिस्कशंस चलती थी, हम लोग काफ़ी एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वुड लाइक टू हैव इट, हम लोग में काफ़ी वो था। ये थे कि वो मेरा नेम साइक है, और मुझे बाजार में कहता था जब पहली बार मिला, मैं आपके नाम का, आपके टाइटल का बहुत एडवांटेज ले लेता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं लगता था कि वो लेता, तो अपनी क्वालिटी और अपने ही मेरिट पर वो करता था, लेकिन वो मजाक में मुझे पहली बार मिला तो कहता था। तो I have very fond memories of him, and I always thought that he was one of the brightest that of the generations of contemporary times, and was expecting quite a lot from him, but unfortunately the destiny has really taken away from us. And thank you for sharing me this platform, and my
what do you call, my love and respect, my love and affection is for Bani and her children, whom it is not really easy to carry on the absence of a person, you know, who is absent and whose memory they carry on for a long period of time. So my all the best to them in their life, and particularly for the children, that maybe they will be able to emulate what his father and what the vision and the imagination that he had. Thank you. Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.